नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता सिंह प्रगति हिंदी चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग संधि पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि तक हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए आद गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। अब आद गुणा में आप देखेंगे कि इसको आद आप कहिए, चाहे इसमें पंचमी विभक्ति लग जाने से ये आत बना हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया है ना, आत। ये आद गुणा का जो आद है वही आपका ये आत है। ये पंचमी विभक्ति लगने के कारण आत हुआ है। तो आत क्या है? आत है प्रत्याहार। आत आपका क्या है? आत प्रत्याहार है। अब आपको जानना है कि आत प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो आत प्रत्याहार में आपका ह्रस्व या दीर्घ आ आता है। ठीक, उसके बाद यहाँ ये तो हो गया आत आपका। अब बचा हुआ है कि गुण। आद गुणा में दो ही शब्द हैं, आद गुणा, है ना। आत आपने देख लिया कि आत क्या है, तो आया आ। आप इसको जानिए कि आत हमारा आया आ है। फिर उसके बाद अब इसमें गुण क्या है? तो गुण संज्ञक वर्ण आपके यही तीन होते हैं। ह्रस्व आ होता है, ए और ओ। ये गुण संज्ञा करने वाले वर्ण हैं, है ना। गुण संज्ञक वर्ण है आपके। तो गुण वर्ण कौन कौन से हैं? ह्रस्व आ है, ए है और ओ है। फिर उसके बाद अब इसमें इक प्रत्याहार है ना। इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ई, ऊ, री और लरी आता है। अब इसमें ह्रस्व या दीर्घ ई दोनों आएगा। ह्रस्व या दीर्घ ऊ दोनों आएगा और ह्रस्व या दीर्घ री दोनों आएगा। लरी का दीर्घ होता नहीं। और इक प्रत्याहार जो आपका बना हुआ है वो आई उड़। आई उड़ पहला सूत्र है। दूसरा है री लिरिक, है ना। तो जो इक प्रत्याहार बना है वो आयुण के ई से लेकर और री लिरिक के का तक ये बना हुआ है। ये इत संज्ञक वर्ण है ना। तो यहाँ से आपका इक बना है। अब आप इसमें देखिए कि कौन कौन से इक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो यहाँ देखिए ई आता है, ऊ आता है, इसकी गणना की नहीं जाएगी। री आएगा और लरी आएगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या जानना है कि आद गुणा में आपने आत को जान लिया, गुण को जान लिया और इक को जान लिया कि इक क्या है। इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ऊ, री, लरी आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये सूत्र में तो इक था नहीं, ये इक आया कहाँ से? तो इक जो है ये आप आगे पढ़ेंगे जब यण संधि, तो आपको मिलेगा इको यणचि सूत्र। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, है ना। इको यणचि से इक की अनुवृत्ति लिया गया है। इको यणचि सूत्र से इक की अनुवृत्ति लिया गया। अनुवृत्ति का अर्थ है उधार लेना, है ना। तो उधार लेने की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ आज भी है और बहुत पहले से थी, पाणिनि के समय से थी। तो वो जब उनको कोई सूत्र लिखना रहता था तो वो अपने ही सूत्रों से उधार ले लेते थे। उधार लेने का प्रचलन हम आज भी देखते हैं। तो अनुवृत्ति का अर्थ क्या होगा? उधार लेना। अच्छा, यहाँ देखिए कि अब आपसे पूछा जाए कि आद गुणा में आत क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि आया आ है। और गुण क्या है? गुण क्या है? तो आप बताएंगे कि ह्रस्व आ, ई और ई नहीं, ए और ओ क्या है? गुण है। और यदि पूछा जाए कि आद गुणा में जो इक है उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो ई, ऊ, री, लरी आते हैं। ठीक, और इक जो है वो प्रत्याहार है, किस सूत्र से लिया गया है? तो इको यणचि सूत्र से लिया गया है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपको याद रहेगा तभी आप संधि कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं
कि कहाँ पर आपका ए होगा, कहाँ पर ओ होगा और कहाँ पर अर या अल होगा। इसका नियम हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका नियम लिख देते हैं कि इसका नियम है ना, ये तो सूत्र हो गया, इसका नियम हो जाएगा, नियम इसका हो जाएगा कि यदि आत है ना, यदि आत, अब आत जान रहे हैं कि आपका प्रत्याहार है, यदि आत प्रत्याहार के बाद, अब आत क्या है, आत प्रत्याहार है ये जानेंगे, उसके बाद आ या आ है, आत प्रत्याहार के बाद इक है ना, इक प्रत्याहार आएगा, इक प्रत्याहार मतलब ई उ री लरी आएगा है ना, इक। अब यहाँ पर आप देखिए कि ई उ, उसके बाद री और क्या लरी, और इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों है, तो क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः आपका ए ओ अर और अल हो जाता है। ठीक, अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आत के बाद इक आएगा तो गुण हो जाएगा, है ना, और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको आगे बताते हैं कैसे अर हो जाएगा और कैसे अल हो जाएगा। ठीक, ये तो इसके सूत्र का ये नियम हो गया कि यदि आत प्रत्याहार के बाद, आत प्रत्याहार आपका आया इसके बाद इक प्रत्याहार ई उ री और लरी आएगा तो क्रमशः आपका क्या हो जाएगा, क्रमशः आपका ए है ना, ए ओ अर और अल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी इसको थोड़ा सा आप और समझिए। देखिए, जैसे ये आपका आ या आ है ना, आ या आ के बाद अब इक में, इक प्रत्याहार में तो कोई एक ही स्वर आएगा, ऐसा तो है नहीं कि चार स्वर हैं चारों आ जाएं भाई, या तो ई आएगा, या तो उ आएगा, या तो री आएगा, या तो लरी आएगा, और इधर क्या है, इधर या तो ह्रस्व या दीर्घ आपका आ आएगा। अब मान लीजिए कि आ या आ के बाद आपका ई आ जाएगा, है ना, आ या आ के बाद, समझ में आ रहा है कि आ या आ के बाद ई आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। और यदि अब यहाँ फिर से आ या आ के बाद में उ आ जाएगा तब क्या होगा, आपका ओ हो जाएगा। और यदि आ या आ के बाद में जब री आ जाएगा, है ना, री जब आएगा तब आपका अर हो जाएगा, और री जब आएगा तब आपका अल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि सूत्र तो कहता है कि आत के बाद इक आएगा तो गुण हो जाएगा। ठीक, सूत्र तो यही कहा। तो अब ये आ या आ क्या है, आपका आत है ना, और उसके बाद इक आएगा, इक आपका ई उ रीली है, इसके बाद आया आ के बाद जब ई आएगा तो गुण हो जाएगा। सूत्र तो यही कह रहा है ना, सूत्र तो ये नहीं कह रहा है कि ह्रस्व आ हो जाएगा, कि ए हो जाएगा, कि ओ हो जाएगा, सूत्र तो यही कह रहा है। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि आ या आ के बाद जब ई आएगा तो कैसे आपका ए हो जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आ या आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। आ या आ का उच्चारण स्थान, सूत्र आपको मिल जाएगा हिंदी वर्णमाला की क्लास में कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, कि आ या आ का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। आ या आ का उच्चारण किससे होता है, इसका कंठ से होता है ना। और इचू यशा नाम तालु, इचू ई या ई, है ना,
चू मतलब कि चा वर्ग या और तालव्य सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है, उसी को तालव्य कहते हैं। इसका ई का जो उच्चारण स्थान है ये कहाँ से होता है? तालु से होता है। और जो ए या ऐ है इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठ तालु, है ना। और जो ये ओ है इसका उच्चारण है कंठ ओष्ठ। ठीक, तो अब देखिए कि इधर पूर्व पद का अंतिम वर्ण आपका ह्रस्व दीर्घ आ हो, है ना, और उत्तर पद का पूर्व वर्ण आपका ह्रस्व दीर्घ ई हो, तो दोनों के स्थान पर आपका ए हो जाएगा। और ये कैसे होगा? क्योंकि आ या आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई या ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और जब दोनों अपनी अपनी जगह से जाएंगे तो इन दोनों के स्थान पर कौन आएगा? कंठ तालु वाला आएगा, कंठ ओष्ठ वाला नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर कंठ ओष्ठ वाला आएगा तो बताओ किसको दिक्कत होगी? किसको दिक्कत होगी? अब भाई यहाँ पर तो आ, ए और वो यही 3 गुण वर्ण हैं, है ना। तो सूत्र कहता है गुण हो जाएगा, तो हम मान लें कि आ भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, आपका ओ भी हो जाएगा। लेकिन सब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। और जब कंठ तालु अपने अपने स्थान से जाएंगे तो उनके स्थान पर कंठ तालु वाला वर्ण आएगा। अगर कंठ ओष्ठ वाला आ जाएगा तो आ या आ को तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत किसको होगी? ई को हो जाएगी, है ना। ये हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि आप भूलें ना। ये नहीं कि आपको फिर से संधि पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा आप समय देकर इसको पढ़ लीजिए, सूत्र से इसको समझ लीजिए। तो देखिए कि आ या आ के बाद जब ई या दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आ या आ के बाद जब ऊ या दीर्घ ऊ आएगा तब क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब आप बताइए कि क्यों होगा? क्योंकि फिर से वही चीज़, आ या आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ या ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और जब कंठ वाला वर्ण अपने स्थान से कंठ वर्ण जाएगा और ओष्ठ वर्ण जाएगा तो दोनों के स्थान पर जो आएगा वो कंठ ओष्ठ का वर्ण आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों तो आपको समझ में आ गया कि आ या आ के बाद जब ई या दीर्घ ई आएगा तो आपका ए हो जाएगा, और आ या आ के बाद जब ऊ या दीर्घ ऊ आएगा तो आपका ओ हो जाएगा। अब ये इसका दोनों का तो काम खत्म हो गया, है ना, और यहाँ इसका काम खत्म हो गया। अब आपका बचा हुआ है री और री बचा हुआ है और इधर गुण संज्ञक वर्ण में आपका आ बचा हुआ है। अब देखिए कि यदि आ या आ के बाद, है ना, आया, अब इसको मिटा दे, इतना तो आप समझ लिए हो। अब यहाँ देख लीजिए कि यदि आ या आ के बाद, है ना, आ या दीर्घ आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या होगा? तो मैंने जो आगे आपको बताया था कि अर हो जाएगा, तो अब अर देखिए कैसे अर होगा। अब देखो कि इसका उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ है ना, आया का उच्चारण स्थान कंठ है और री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता। री का, ला का, तावर्ण, तावर्ग का मतलब ता था दा धन्ना का, सबका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो पाणिनि ने कहा है कि यदि यहाँ से कंठवर्ण अपने स्थान से जाएगा और यहाँ से री अपने स्थान से जाएगा, है ना, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा?
पहले हम लोग इसका री का देख लें, तब री का देखेंगे कि कंठवर्ण अपने स्थान से आया आ जाएगा, है ना, और री अपने स्थान से जाएगा, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। अब अर में जो आ है वो तो आपका ये है, ये गुण संज्ञक वर्ण से मिलकर आपका जो रा है वो अर हुआ है, और रा ये किसके स्थान पर आया है, तो ये री के स्थान पर आपका क्या आ गया है, रा आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि री का भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है ना, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। सूत्र है री टू रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा मतलब री, ठीक, री, और टू अर्थात टा वर्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा, री टू, और रसाणाम मूर्धा मतलब रावण, और ये मूर्धा सा, इसका सबका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है ना। तो इसलिए रा के स्थान पर यदि किसी वर्ण का आदेश होगा तो वो किसका होगा, रा का होगा, है ना। री के स्थान पर यदि किसी वर्ण का आदेश होगा तो किसका होगा, रा का होगा, और री के स्थान पर किसी वर्ण का आदेश होगा तो किसका होगा, ला का होगा। क्यों होगा, क्योंकि री का उच्चारण स्थान दंत है और ला का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए जब इसकी री की जगह आदेश होगा तो दंत वर्ण ला के साथ में, और री के स्थान पर किसका आदेश होगा, तो मूर्धा वर्ण रा के स्थान पर। एकदम सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये कंठ का है ना, और ये मूर्धा का है, और यहाँ पर आपका तो सिर्फ कंठ का आ बचा हुआ है, मूर्धा का तो कोई वर्ण ही नहीं है, कोई स्वर ही नहीं है, यहाँ पर री तो है नहीं, है ना। तो अब इसकी जगह पर, कंठ की जगह पर तो ये आपका आ गया, लेकिन अब री के स्थान पर कौन आए, तो पाणिनि ने कहा कि उच्चारण स्थान में समानता के कारण री के स्थान पर जो आदेश होगा वो रा का होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो अर है ना, ये जो अर है तो ये अर आपका यहाँ पर जो ह्रस्व दीर्घ आ है वही ह्रस्व आ नहीं है। कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर जो ये ह्रस्व दीर्घ आ है यही आ यहाँ आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। इसके स्थान पर ये गुण संज्ञक आ का आदेश हुआ है, और वो भी किसके साथ हुआ है, तो रा के साथ में हुआ है री के आने पर, और री के आने पर ला के साथ में इसका किसका, गुण संज्ञक वर्ण आ का आदेश हुआ। अब और अच्छे से आप जब हम उदाहरण बताएंगे तब समझेंगे। अब इसका उदाहरण पहले हम इसका देखते हैं, ए का जो कंठ तालु का है इसका देखते हैं। अब देखिए शब्द दिया है उपेंद्र, है ना, तो आप तो देखो सूत्र से आप भली प्रकार समझिए, है ना, और आप अनाड़ीपन से भी इसको समझिए कि आप शब्द देखिए, और शब्द में यदि आपको एक ही मात्रा दिखती है तो आप फट से पकड़ लीजिए कि गुण संधि है, क्योंकि इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, गुण संज्ञक वर्ण आपका ह्रस्व आ, ए और ओ होते हैं। तो किसी शब्द में आपको ए दिखता है तो पहले आप तुरंत पकड़ लीजिए कि ये गुण संधि है ना, और या मान लो वो दिखे तब भी आप इसको जान लीजिए कि ये गुण संधि है, ठीक, क्योंकि अभी आप दीर्घ संधि पढ़े हो, दीर्घ संधि हो नहीं सकता, है ना। उसके बाद अभी आप आगे वृद्ध संधि पढ़ेंगे तो वो भी नहीं हो सकता है, तो ये कौन सा है, गुण संधि। ए ओ की मात्रा जैसे देखो वैसे आप तुरंत लगा दो कि ये गुण संधि है। अब आप देखिए कि और जहाँ पर मात्रा लगी रहती है संधि वहीं से टूटती है, इसको आप मत भूलिएगा। अब देखिए कि उपेंद्र शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, उप प्लस इंद्र, है ना। अब यहाँ देखिए उप के पा में क्या है, ह्रस्व आ है, अब यहाँ से हम आ को निकाल लेते हैं, है ना, तो ये हमारा अब उप ऐसे हलंत हो गया, और उसके बाद इधर क्या है, इंद्र है,
इंद्र है। अब आप देखिए कि जब ये कंठ का है ना, कंठ का है, और ये तालु का है, ई का उच्चारण स्थान तालु, और जब ये दोनों अपने स्थान से जाएंगे तो इसकी जगह पे हमें गुण संज्ञक वर्ण आपका ये ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तो इसकी जगह पर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक, अब ये अपनी जगह से हट गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे, उप लिखेंगे, हलंत है ना। अब इसमें आप एक ही मात्रा लगा दीजिए, ये। उसके बाद क्या बच रहा है? ये इंद्र हो गया, उपेंद्र। ठीक, और उसके बाद शब्द दिया है, ये हो गया उपेंद्र। अब शब्द दिया गया है सूर्योदय, दिया गया है ना, सूर्योदय। ये देखिए यहाँ पर। तो अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका सूर्य, और प्लस क्या हो जाएगा? उदय। अब यहाँ देखिए, सूर्य के या में क्या है? ह्रस्व आ है ना। और अगर आ को जब निकाल लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा आपका। इसमें पहले सा है, अगर वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तो सा है, और ऊ की मात्रा है, फिर आपका क्या है? रा है, और रा पे हलंत अर्थात आधा रा है, तब आपका या है, और तब अगर या पे हलंत जब करेंगे तब आपका ये आ निकल आएगा। उसके बाद इधर क्या है? इधर है उदय। ठीक, अब आ के बाद यदि ऊ आएगा तो गुण संज्ञक वर्ण में से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और जब कंठ ओष्ठ अपनी अपने स्थान से जाएंगे तो कंठ ओष्ठ वर्ण आपका ओ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओठ से होता है ना। ए नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? इसमें आप खुद समझिए, और कोई आपसे पूछता है तो उसको भी समझाइए। अगर कोई कहता है कि यदि आ के बाद ऊ आएगा तो ए क्यों नहीं होगा, तो आप उसको कारण बताइए कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु, और यहाँ पर ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसलिए इन दोनों के स्थान पर कंठ तालु का नहीं आएगा, कंठ ओष्ठ का वर्ण आएगा, है ना। आप भी अच्छे से समझिए, और जिसको नहीं आता है आप उसको पढ़ाइए ताकि आपको भी रट जाए, उसको भी समझ में आ जाए। अब आप लोगों ने क्या देखा? ए का देख लिया, ओ का देख लिया। अब शब्द है ग्रीष्म ऋतु शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। समझ में आ रहा है? इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखिए आगे कि अब इसमें माँ में आप आ को निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रीष्म, है ना, वो भी ऐसे हलंत। और इधर क्या है? इधर है ऋतु, ऋतु है इधर। उसके बाद अब देखिए कि यदि आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा? यदि आ के बाद री आएगा तो भाई ये आया, आ के बाद री आएगा तो आपका अर हो जाएगा, है ना। और कैसे होगा? क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण आपका आ जब रा से मिलेगा, है ना, जब ये रा से मिलेगा तब जाके अर हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो री वर्ण तो यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ आपका ह्रस्व आ बचा हुआ है। ओ री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, इसलिए रा का आदेश हो गया है यहाँ पर, और ये हो गया है क्या? अब देखो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हुआ? अर हुआ, है ना। अब इसको जब हम लिखेंगे, अब यहाँ से इसका भी काम खत्म, है ना। ये था दाल, ठीक, और ये था चावल,
और दोनों को मिलाकर आपने बना लिया है इसको खिचड़ी। ये और क्या है? खिचड़ी। और अब आप चाह रहे होंगे कि हमको दाल भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, तो संभव नहीं है भैया। या तो दलिया चावल खा लो और या तो खिचड़ी खा लो। तो आपके पास क्या बचा हुआ है? खिचड़ी बचा हुआ है, मतलब कि अर बचा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप इधर है ग्रीष्म, है ना, माँ में आपका हलंत है, और इधर क्या बचा हुआ है? तू बचा हुआ है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? यहाँ ऊपर लिख के बता रहे हैं, देखिए। अब इसको आप लिखेंगे, ये ग्रीष्म है ना, हलंत है। अब हलंत के बाद क्या है? अर है, तो आ आपका यहाँ शामिल हो जाएगा। आ चला आया आपका यहाँ पर, और उसके बाद आपका ये तो चला आया यहाँ पर। अब बच रहा है सिर्फ रा, और रा जिस वर्ण के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो ये बताओ रा किस वर्ण के पहले आ रहा है? रा किस वर्ण के पहले आ रहा है भाई? अब यहाँ तो आपका सिर्फ ता है ना, तो ता के पहले रा आ रहा है, तो ये इसके सिर पर चढ़ जाएगा, अर्थात ये रा कहाँ जाएगा? ये रा चला जाएगा यहाँ पर, और इसका रूप हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रीष्मर्तु, है ना। तो अब यहाँ पर आप ढूंढो कि अर कहाँ है, तो अर आपका यही है, माँ का ह्रस्व आ, और इधर ये आपका रा, यही आपका अर हो जाएगा। अब एक उदाहरण आप अल का देख लीजिए। एक उदाहरण आप अल का देखिए कि समझ में आ रहा भैया? फालतू ही चिल्ला रहे हैं। चलिए देखिए इधर कि इधर देखिए शब्द है तवलकारा, है ना, तवलकारा। अब इसका क्या विच्छेद हो जाएगा? तौ प्लस ली कारा, कारा। अब यहाँ देखिए कि ता के वा में क्या है? आ है, और निकाल लेंगे तो आपका कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, और प्लस इधर क्या है? ली कारा है ना। अब सूत्र यहाँ आप पढ़ चुके हो आद गुणा में, है ना, कि आया आ के बाद लरी आएगा तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण आ के साथ में जब ला मिलेगा, है ना, तो अल बनेगा। और ला क्यों मिलाया पाणिनि ने? क्योंकि लरी के स्थान पर यहाँ कोई वर्ण नहीं है, यहाँ नहीं है लरी, इसलिए उन्होंने ला का आदेश किया। क्यों आदेश किया? क्योंकि उच्चारण स्थान में समानता थी। लरी का उच्चारण स्थान क्या है? लली का दंत है, और ला का क्या है? दंत है। इसलिए पाणिनि ने कहा कि लरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ला हो जाएगा, ऐसे, ठीक। और इसके आ के स्थान पर क्या होगा? ये गुण संज्ञक आपका आ हो जाएगा, तो ये इसका रूप क्या बनेगा? अल बन जाएगा, है ना। तो अब तवलकारा में आपका तवलकारा शब्द का विच्छेद होगा तौ प्लस लृकारा, है ना। और तौ में क्या है? आ है, इधर क्या है? लृ है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, है ना। अभी सब समझ में आ रहा है, जब पूछते हैं तो सब गायब हो जाता है। यहाँ देखिए कि अब आप देखिए कि अब तो इसका काम खत्म, ये हटेगा यहाँ से, ये हटेगा यहाँ से, और बचा क्या हुआ है? इधर तौ, इधर अल, और इधर कारा। अब आ को आप कर दीजिए यहाँ शामिल, और जब यहाँ आ आएगा तो हलंत हट जाएगा, और इधर आधा ला बचा हुआ है, अब वो कहाँ चला जाएगा? लो फिर से लिख रहे हैं, ये आधा ला और ये कारा, तो ये क्या बन जाएगा? तवलकारा बन जाएगा। तो हमने एक उदाहरण आ का ए का देख लिया, ओ का देख लिया, और अर का देख लिया, और अल का देख लिया। अब आगे देखते हैं, शब्द दिया गया है, देखिए यहाँ पर रमेश।
क्या होगा भैया, रमा, रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माँ में आपका है ए, है ना, माँ में जो स्वर है वो ए है, ये देखिए ए है। और ए कैसे बनता है, ए होने की कंडीशन क्या है, कैसे ए बना है, आपका इधर आ या आ होना चाहिए, आत का आ या आ होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, ई या ई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आ या आ में क्या है, दीर्घ आ है, और इधर क्या है, ई है ना। तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हुआ है रमेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, रमा प्लस ईस, है ना, रमा प्लस ईस होगा। अब उसके बाद आगे दिया है शब्द महेंद्र का, संधि विच्छेद क्या होगा बताओ, महेंद्र का क्या होगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना कैसे हो जाएगा, यहाँ है दीर्घ आ और यहाँ है दीर्घ ई, और जब आ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। प्रेत का क्या होगा, अब यहाँ पर हमने कहा जहाँ पर ए की मात्रा रहती है संधि वहीं से टूटता है। अब इसका आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसका वर्ण विच्छेद करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाप का हलंत हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, रा है, और रा पर कौन सी मात्रा लगी हुई है ना, ए की मात्रा लगी हुई। उसके बाद फिर क्या है, इधर ता है। अब आप जब यहाँ से ए को निकालेंगे, है ना, ए को निकाल लेंगे तो इसका रूप कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये ता बचेगा, ठीक। लेकिन ए कैसे बना है, ए होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर आया आ होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, इधर ई या ई होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख दो भाई, क्योंकि ए हुआ है तो बिना ई के रहे नहीं हुआ है, पहले ई था तब जाके वो हुआ है। तो इधर तो इत हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, अब रा को ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, ये इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रा प्लस इति बराबर क्या हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें हृस्व आ है और इधर ई है, जब दोनों मिलेंगे तो ए हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहे, जिसने कभी संधि नहीं पढ़ा होगा अगर वो भी इसको देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। परोपकारा, है ना, तो क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार से हो जाएगा परोपकार। पर के राम में आ, इधर ऊ, और जब आ से ऊ मिलेगा तो क्या होगा, ओ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और जब कंठ और ओष्ठ मिलेंगे तो कंठोष्ठ ओ होगा, है ना। और गुण संज्ञक वर्ण आपके ए और ओ होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार से क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। उसके बाद शब्द दिया है जलोर्मी, क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी हो जाएगा, है ना। यहाँ आ और जब ये ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ, तो हो जाएगा जलोर्मी। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद दिया है समुद्रोर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, और प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी हो जाएगा। फिर दिया है दीर्घोपल, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ प्लस उपल, उपल कहते हैं पर्वत को, है ना, दीर्घोपल अर्थात बड़ा विशाल पर्वत। फिर शब्द दिया है महोत्सव, क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ है, इधर हृस्व दीर्घ आ अर्थात आपका क्या है, आत, और इधर ऊ या दीर्घ ऊ आने पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ है महोत्सव, है ना। तो
चाहे जैसे कोई पूछे आपसे कि महा प्लस उत्सव क्या होगा, तो महोत्सव होगा। कोई पूछे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस उत्सव होगा। ठीक, कैसे हुआ है तो वो भी आप अब वीडियो को पीछे करके देखिएगा। फिर है गंगोर्मी, है ना, तो हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी, है ना। अब यहाँ आ यहाँ उ मिले तो हो गया ओ, और ओ आपका बन गया गंगोर्मी। फिर शब्द दिया है महर्षि, इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, है ना। अब यहाँ देखिए आ के बाद री आएगा, तो आ के स्थान पर तो ये गुण संज्ञक वर्ण आ हुआ है, और री के स्थान पर क्या होगा, ये रा हो जाएगा और बन जाएगा इसका रूप अर, है ना। अब यहाँ से ए हटेगा और ये हटेगा, दाल चावल हटेगा, खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए। क्यों, आगे देखिए तो ये अर हो जाएगा, है ना। अब अर में आ आपका यहाँ जाएगा, सॉरी हलंत लगेगा, है ना। तो अर आपका जब यहाँ जाएगा तो ये हट जाएगा, हलंत हट जाएगा, और रा आपका कहाँ जाएगा, ये मैंने बताया है कि रा जिस वर्ण के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब आप इसको मिला दीजिए तो क्या हो गया, महर्षि हो गया। ठीक उसी प्रकार देवर्षि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देव प्लस ऋषि से हो जाएगा देवर्षि हो जाएगा। शब्द दिया है सोधारण, है ना, सोदाहरण, इसका बताओ क्या होगा, समझ में आ गया है ना, बताओ। हाँ, गुड, सा प्लस उदाहरण, है ना। अब यहाँ है आ और यहाँ है उ, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। अब इतने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।